आर्टिकल 12 ये आर्टिकल 12 क्या कहता है? क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 12 में? देखिए आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है, बताइए क्या लिखा हुआ है? नहीं निकाले हैं आप लोग आर्टिकल 12? फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 12 में सिर्फ डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ डिफिनेशन। हाँ, अब यहाँ पे किस चीज़ का डिफिनेशन है? आप कह रहे हैं फंडामेंटल राइट का डिफिनेशन है, नहीं, यहाँ पे स्टेट का डिफिनेशन है। स्टेट किसको बोलेंगे? राज्य की परिभाषा लिखा हुआ है वहाँ पे। आप लोग अभी तक राज्य का मतलब क्या समझते थे? स्टेट का मतलब क्या समझते थे? स्टेट का मतलब समझते थे बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, यही समझते थे ना? हाँ, तो भारत के हिसाब से ही बोल रहे हैं हम। तो भारत के हिसाब से तो यही नहीं मतलब होता था, बिहार, यूपी, एमपी, यही तो स्टेट है, यही स्टेट हम लोग समझते थे। तो अब जो यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है ना? हमारा जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक है। ये फंडामेंटल राइट्स के है इसमें यहाँ पे। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर जाके आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया है, ठीक है ना? तो इसका कोई ना कोई मतलब होगा, नहीं तो स्टेट तो हम लोग यही जानते हैं, यही सुनते हैं, यही लिखते भी हैं, और आर्टिकल 1 में पढ़े भी थे, यूनियन ऑफ स्टेट, यही पढ़ते थे हम लोग। तो वहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा यूनियन ऑफ स्टेट के समय में, वहीं पे डिफाइन कर देता। बट यहाँ पे आकर इसका जो है डिफिनेशन दे रहा है आर्टिकल 12 में कि स्टेट किसको बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे लिखने का कारण है, स्टेट को डिफाइन करने का कारण क्या है कि अब आर्टिकल 14 से आप जहाँ कहीं भी पढ़िएगा स्टेट, पूरे फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर जहाँ कहीं भी स्टेट वर्ड होगा, यह उसके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्टेट का मतलब यह समझिएगा जो हम आर्टिकल 12 में दे रखे हैं। पार्ट 3 के लिए, फिलहाल अभी पार्ट 3 में पढ़े हम लोग हैं अभी, तो पार्ट 3 के लिए जब तक अदरवाइज कुछ चीज़ें रिलेवेंट ना हो, कुछ अपेक्षित ना हो, तब तक हम लोग स्टेट का मतलब वही समझेंगे जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि अब जैसे ही 14 से स्टार्ट करेंगे, वो हर एक आर्टिकल में लिखा हुआ द स्टेट सेल नॉट डिनाई, द स्टेट, बहुत जगह लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग 14 से 15, द स्टेट सेल नॉट डिनाई, द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये सब लिखा हुआ है। तो कहता है स्टेट सेल नॉट डिनाई या स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगर लिखा हुआ है तो वहाँ स्टेट का मतलब क्या समझिएगा? केवल बिहार, यूपी, एमपी ही नहीं समझिएगा, वो बातें समझिएगा जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 12 में। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है स्टेट का डिफिनेशन। इन दिस पार्ट, यानी कि इस भाग के लिए, अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि कोई और कंटेस्ट में बात ना की जा रही हो, कुछ और कंटेस्ट में बात नहीं की जा रही, कोई और कंटेस्ट अपेक्षित ना हो, जरूरत ना हो, द स्टेट इंक्लूड, तो स्टेट इंक्लूड कर रहा है, यानी बिहार, यूपी, एमपी तो है ही, वो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन और उसमें कुछ इंक्लूड कर रहा है। तो कह रहा है क्या इंक्लूड कर रहा है? तो कहा सबसे पहले कह रहा है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। द गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, भारत सरकार और भारतीय संसद, वह स्टेट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, वह यह भी स्टेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट,
राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो अपनी विधानसभा है, लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर, इसको अंडरलाइन कर लिए। 2 बातें हो गई। तीसरा, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी, 3rd नंबर में लिखा हुआ है लोकल एंड अदर अथॉरिटी, ये सब स्टेट के अंदर आएंगे। अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के अधीन है, ठीक है ना। लोकल और अदर अथॉरिटी जो कि किसी सरकार के अधीन है। इतनी बातें समझ में आ गया, ये 3 चीजें समझ में आ गई। राहुल, क्लियर है? इनकी आवाज आ रही सबको? तहसीन, मौसमी, चलिए, तो अब यहां पे लिखने का कारण यही है, हम जो यहां पे लिखे हैं डिफिनेशन स्टेट का, क्योंकि अब जो आगे हम लोग जिक्र करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कि आपका स्टेट जो है वह आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट नहीं आपसे छीन सकता है, या कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जहां पे आपका फंडामेंटल राइट जो है वो क्या हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए। फंडामेंटल राइट को अभी हम लोग सुप्रीम मानते हैं, वो सबसे बड़ा जो है आपका अधिकार है, वो सबसे बड़ा लॉ है जो आपसे लिया नहीं जा सकता है। ओके, तो ये चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं, तो कहता है कि स्टेट आपसे ये चीजें नहीं करेगा, नहीं छीनेगा। तो भाई कहता है कौन स्टेट नहीं छीनेगा, कौन है स्टेट जो हमसे नहीं ले सकता है मेरा फंडामेंटल राइट? एज ए सिटीजन मेरा फंडामेंटल राइट स्टेट नहीं ले सकता है, तो वो स्टेट वास्तव में है क्या? तो कहता है क्या कि जो चीज आप पढ़े हैं बिहार, यूपी, एमपी, वो तो पढ़े ही हैं, साथ में कह रहा है कि इसको भी इंक्लूड कर लीजिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, और पार्लियामेंट को, जो लॉ बनाती है पार्लियामेंट। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य सरकार और उसका जो अपनी विधानसभा है। और तीसरा कह रहा है लोकल एंड अदर अथॉरिटी। ओके, विधानमंडल ना, लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल, और लोकल मतलब स्थानीय, और अदर अथॉरिटी मतलब और कोई अन्य प्राधिकरण जो कार्य है वो, ये आपसे आपका फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता है। तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब समझते हैं, सभी लोग समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और पार्लियामेंट में। संसद समझते ही हैं, हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। राज्य सरकार समझते ही हैं, और उसका जो अपना विधानमंडल है वह समझते ही हैं। आप लोग बिलोंग करते हैं बिहार से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहाँ राज्य सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जिसकी भी सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, जिसकी भी सरकार है वो राज्य सरकार है। और उसका अपना जो है हर एक स्टेट के अपने कैपिटल में विधानमंडल बना हुआ है, जैसे कि केंद्र में पार्लियामेंट बना हुआ है, राज्य में विधानमंडल बना हुआ है, वो हो गया। अब समस्या कहाँ आता है? समस्या आता है यहाँ पे लोकल एंड अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या हुआ? बताएंगे कोई? लोकल एंड अदर अथॉरिटी क्या हुआ? लोकल अथॉरिटी है आपका, आप नगर निगम, नगर पालिका सब जानते हैं, हाँ ना बोलते चलिए, नगर पालिका, नगर निगम, हाँ, ये सब हो गया आपका लोकल अथॉरिटी। अब क्या है उसमें? अब उसमें जो अदर अथॉरिटी है, इसके लिए क्या आपको बहुत सारा केस स्टडी करना है कि अदर अथॉरिटी के अंदर क्या है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, अब इसी पर सारा केस है आपका। यूनिवर्सिटी, सभी लोग आप लोग पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होंगे, लॉ किए होंगे,
ग्रेजुएट हुए होंगे किसी न किसी यूनिवर्सिटी से। क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है? क्या स्टेट के डेफिनेशन के अंदर यूनिवर्सिटी आती है? क्या स्टेट के यूनिवर्सिटी डेफिनेशन के अंदर बिजली विभाग आता है? क्या हमारा कोर्ट जो है वह स्टेट है? अब इन सब चीजों को जो है सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया किसी न किसी मामले में, तब सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट किया इस चीज को, स्टेट का मतलब क्या है। यहाँ पे तो सिंपल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बच्चे से पढ़ते आए हैं। भारत सरकार, हमारी संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, ये सब पढ़ते आए हैं। ये जो अदर अथॉरिटी लिख दिया है ना, ये इसके स्कोप को बढ़ा दिया, आर्टिकल 12 के स्कोप को बढ़ा दिया। तो अब यहां पे ऐसी ऐसी संस्था, अब ध्यान समझिएगा, एक जनरल सिंपल सा मीनिंग समझ लीजिएगा, ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई अथॉरिटी जिसको इस बात का अधिकार नहीं है कि वह आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कर सके, आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सके, वह अदर अथॉरिटी के अंदर, स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आ जाता है। समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं? बोलिएगा, क्लियर हो रहा है ये? अदर अथॉरिटी के अंदर, ठीक है ना, उसको हम लोग स्टेट के डिफिनेशन के अंदर लेते हैं। एक केस है, बहुत सारे 2-4 केस आपको बताते हैं, सुनिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, 1967 का केस है, 1967 का केस, 1967, 1967 का केस है। सुप्रीम कोर्ट, हम इस केस में पढ़ते हैं क्या हुआ था इस केस में। सुप्रीम कोर्ट rejected the interpretation in Shantabai's case and held that the expression other authority is wide enough to include all authorities created by the constitution or statute on whom the power is conferred by law. It is not necessary that the authority must be engaged in performing governmental or sovereign function. ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जस्ट हम इसकी बात कर रहे थे कि अदर अथॉरिटी के अंदर, ठीक है ना, इसके स्कोप को इतना ज्यादा वाइड कर दिया गया है कि ऐसा कोई संस्था जो आपका फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता है या जिसको अधिकार नहीं है, वह अदर अथॉरिटी के अंदर, स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आ जाता है। अच्छा, इससे पहले एक शांताबाई का केस अभी जिक्र हुआ इस केस में, ठीक है ना। शांताबाई का केस है हमारा, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, लिख लीजिए इस केस को, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, 1954 का केस है, 1954 का केस है, 1954 का केस है, 54 का। का केस है। ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है। अब सुनिएगा मद्रास हाई कोर्ट क्या डिसीजन दिया था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अभी जिक्र कर रहा था। मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट अदर ऑथोरिटीज कुड ओनली बी इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना, इजडम जनरिस, देयरफॉर इट कुड ओनली मीन ऑथोरिटी एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट एंड सॉवरेन फंक्शन। बड़ा अच्छा केस है वह भी मद्रास हाई कोर्ट का, जिसको कि बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर दिया। इसमें कह रहा है कि अदर अथॉरिटी के अंदर वह अथॉरिटी आएगा जो कि या तो सरकारी काम कर रहा है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रहा है, या सॉवरेन फंक्शन कर रहा है। सॉवरेन फंक्शन मतलब जो अपने आप में इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है, जो कि सुप्रीम है। सॉवरेन मतलब ही होता है सुप्रीम। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए जरा इस बात को। सवन, अर्पणा, मौसमी,
समझ रहे हैं ना, ये मद्रास हाईकोर्ट क्या कहा कि जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, जो सरकार का काम कर रहा होगा, वही आएगा स्टेट के अंदर। ये मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है 92 ये शांताबाई के केस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में, 1954 का केस जो है ये। इस केस में कहा कि जो गवर्नमेंट या सवन फंक्शन कर रहा होगा वही आएगा केवल स्टेट के डिफिनेशन के अंदर। और स्टेट को क्यों डिफाइन यहां पे हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, स्टेट को इसलिए यहां पे डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा कोई अथॉरिटी, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपके फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता है। तो इसके हिसाब से अगर ये बातें सही हैं तो कह रहा है कि आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है या यूनिवर्सिटी जो है वह क्या कर रहा है, वो तो पब्लिक डील कर रहा है, वो स्टूडेंट को डील कर रहा है, केवल सरकार को कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। जबकि वो सरकार का फंक्शन कर रहा होता है, तो ये कह रहा है कि ये आएगा स्टेट के डिफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। इसी को बाद में सुप्रीम कोर्ट जो हम अभी केस बताए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में, इसको इंटरप्रेट किया, कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वह मतलब गवर्नमेंट या सवन फंक्शन ही करे, वह गवर्नमेंट या सवन फंक्शन करे या ना करे। इस केस में कहा कि इसका बहुत वाइड सेंस है। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा चीज है, आप लोग इसे भी समझ जाइएगा। आप कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कोई वैकेंसी निकाल सकता है जिस वैकेंसी में साफ साफ यह बात लिख दे कि जो हम जो है गोरे लोगों को नहीं लेंगे जॉब में, या काले लोगों को नहीं लेंगे जॉब में, अपने यहां काम नहीं देंगे? बताइए जरा आप लोग। एक यूनिवर्सिटी से बहाली निकली स्टेनोग्राफर की या टाइपिस्ट की। यूनिवर्सिटी में बहुत तरह के काम होते हैं, क्लर्कल काम होते हैं, तो उसमें वो लिख देगा लीगल एडवाइजर का पद निकला मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो ऐसा लिख सकता है कि हम जो है काले लोगों को नौकरी नहीं देंगे यहां पे अपने यहां? बताइए, नहीं लिख सकता है। या एक काम ऐसा कर सकता है कि वीसी साहब क्या करे, वो आपको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के आपकी यूनिवर्सिटी को, आप यूनिवर्सिटी में आपको बना दे, क्लर्क बना दे, ऐसा हो सकता है? सोच के जवाब दीजिए आप लोग। तासीन, अंशु, अर्पणा, जवाब दीजिए। कोई आइडिया नहीं? नहीं, बाकी लोग भी बोलिए। अर्पणा, पिंकी, अंशु, नहीं, कोई आइडिया नहीं। ऐसा नहीं कर सकती है यूनिवर्सिटी। ऐसा इसलिए नहीं कर सकती है कि यूनिवर्सिटी भी स्टेट की डिफिनेशन के अंदर आता है। अभी अंग्रेज का जमाना है, हाँ तो बस नहीं, ये बात की बात, ये पुरानी बातें हो गई। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं कर सकती है वो कि स्टेट की डिफिनेशन के अंदर आता है, वो स्टेट है हमारा। और स्टेट को जो है, स्टेट को यह चीज़ के लिए मना किया गया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, रंग के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे आप, ठीक है? अच्छा, पर्सनल किसी भी रीजन से नहीं किया जा सकता है। अच्छा, हम अपने यहाँ इनवाइट करेंगे कुछ लोगों को, उसमें केवल गोरे लोगों को बुलाएंगे खाना खाने के लिए, आप रोक लीजिएगा। हाँ हाँ, तो आप ही तो बोले कि पर्सनल आधार पर नहीं कर सकता। हाँ तो कानूनी राइट्स में तो आप तो केस कर दीजिएगा मेरे ऊपर, आपको तो अधिकार है इस बात का। आप कानूनी, हाँ तो आप क्या कर दीजिए, केस कर दीजिएगा कि अजय सर जो है केवल गोरे लोगों को बुलाए हैं खाना खिलाने, हमको नहीं इनवाइट किए, हम काले थे देखने में।
यूनिवर्सिटी जिला के अंदर नहीं यूनिवर्सिटी जिला के अंदर नहीं आता, यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर आता है, जिला मत बोलिए। हाँ हाँ हाँ, स्टेट के डिफिनेशन के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है। वो ये जो नहीं हो सकता है, हाँ वेरी गुड, यही चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है ना। इसी में कहा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला में केस जजमेंट था, उसमें यही चीज़ कहा कि कोई ऐसी संस्था, चाहे वह सरकारी काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर वह डील कर रही है पब्लिक के सेंस में, पब्लिक वेलफेयर के सेंस में, या पब्लिक डीलिंग कर रही है, ठीक है ना, तो उस सेंस में जो होगा वो स्टेट होगा, और वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। मद्रास हाई कोर्ट के इस मामले को वो क्या किया था, सेट असाइड किया था। एक केस है हमारे पास, केस का नाम लिखते चलिए, फटाफट ले लीजिए आप लोग, केस का नाम लिखिए आप लोग। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, अजय हासिया HASIA वर्सेस खालिद मुजीब 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 is an agency of the state, hence a state within the meaning of article 12। ऐसी कोई संस्था, ठीक है ना, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है, वह सोसाइटी भी स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आएगा। क्लियर, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल आएगा सरकारी गैर सरकारी। हम अब आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए समस्या रह जाती है आप लोगों को। हम क्या बोले, ऐसी कोई संस्था, एक लाइन में बोल दिए, जो पब्लिक डीलिंग कर रही है, जो मास को डील कर रही है। मान लीजिए, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल दिए ना, कि हम अपने घर के अंदर एक मंदिर बना दिए, मेरी मर्जी है हम किसको आने दें किसको ना आने दें, लेकिन अगर हम मंदिर किसी सार्वजनिक स्थान पे बना दिए, ओपन में सार्वजनिक स्थान पे, तो फिर ये पब्लिक डीलिंग की चीज हो गई, ये पब्लिक एक्सेस की चीजें हो गई, इसको पब्लिक एक्सेस बोलते हैं। हम एक पार्क बना दिए, ऐसी जगह पे पार्क, हम अपने घर में पार्क बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसको मन होगा आने देंगे, जिसको मन नहीं होगा नहीं आने देंगे। लेकिन ऐसा ओपन में जाके बना दिए जहां पब्लिक एक्सेस है, वहां पे हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हम एक रेस्टोरेंट खोल दिए बाजार में, वो पब्लिक एक्सेस की चीजें हो गई। इस बात को समझिएगा, जो चीजें पब्लिक एक्सेस में चली जाएंगी, आपका स्कूल पब्लिक एक्सेस की चीजें हैं, नहीं है, वहां पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप वहां ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम केवल इस जाति के लोगों को पढ़ाएंगे, नहीं केवल हम ये काम करेंगे, केवल हम गोरे लोगों को पढ़ाएंगे। तो जिस भी आधार पे डिस्क्रिमिनेट करने से मना किया गया है आपको, उस आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर, सबको एक लाइन में क्लियर? बताइएगा। हाँ, यही है आर्टिकल 12 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। अदर अथॉरिटी के अंदर जो है बहुत सारा केस है, हम 2-4 केस बोल भी देते हैं, आप लोग को सुन लीजिएगा, सुनिएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग बता दीजिए, आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी इसके अंदर आता है? जुडिशरी स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर जुडिशरी आएगा? अच्छा, कौन सा केस में कहा गया कि जुडिशरी स्टेट के अंदर आएगा? अच्छा, ये भी आएगा। एक केस है नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केस लिख लीजिए आप लोग, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 का केस है।
नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। The question whether the judiciary comes under the word state or not was considered by Supreme Court. ठीक है ना, state or not, the word state or not was considered by Supreme Court. इसमें सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट किया है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। एक चीज जान लीजिए आप लोग सिंपल, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, मानते हैं, जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं इस चीज को, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप लोगों को। हाँ, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और जुडिशरी जो है, ठीक है ना, या आप इसके दो तरह के काम होते हैं, एक जुडिशियल एक्ट होता है और इसके अपने अंदर का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। आप लोग अभी देखे होंगे एक वैकेंसी निकाली गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट असिस्टेंट, जानते होंगे आप लोग, हाईकोर्ट असिस्टेंट का पद। हाँ, या बीपीएससी में जज का पद निकलता है। पीसीएस तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका, लेकिन जुडिशरी के अंदर भी बहुत सारा, ठीक है ना, जो जैसे हायर जुडिशरी वगैरह सबका एग्जाम होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारा डिपार्टमेंटल काम करता है वह भी, जुडिशरी भी। तो उसको ऐसे समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि जब यह इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब पढ़ते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो पढ़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सप्रेस एनी डिफिनेटिव ओपिनियन ऑन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई खास अपनी ओपिनियन नहीं दिया। ये केस 1967 का हम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसका कोई मतलब कोई क्लियरली इस पर कोई इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। इट सेड दैट इवन इफ द कोर्ट इज कंसिडर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट, ए रीट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इशूड टू ए हाई कोर्ट अगेंस्ट इट्स जुडिशियल ऑर्डर। दस the Supreme Court opened that such judicial orders cannot be said to violate the fundamental right. अब समझिएगा, हम सिंपल सा मतलब समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई क्लियर इंटेंशन नहीं आया, कोई क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं आया, लेकिन आप लोग सिर्फ समझाने पे समझा देते हैं। एक दो केस और हम ढूंढ के लाएंगे, बताएंगे आपको। इसमें सिंपल सा इतनी सी बात कहने की कोशिश की गई कि जब यह क्या कहते हैं, कोई ऐसा एक्ट करेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ काम होगा, तब वो स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब कि जब कोई जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा होगा, तब ये स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा। तब यह किसी का फंडामेंटल राइट इंफ्रिंजमेंट यह भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यह कोई जुडिशियल एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तब इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है चुप रहा, ठीक है ना, कुछ बोला नहीं कि इसमें क्या चीजें हैं नहीं हैं। एक दो और अच्छा केस है, पहले हम ढूंढ के लाएंगे, तब आपसे इस बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। मेरे पास कुछ करंट केस नहीं है, ठीक है ना, इसका बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है। मेरे पास केस का लिस्ट था, मिसिंग है, वो हम देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे इस पर। ओके, आप लोग भी ढूंढिएगा इस पर, ठीक है। अंशु ढूंढिएगा, भी केस स्टडी कीजिएगा, क्या जुडिशरी जो है, ठीक है ना, यह स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आएगा, ये आप लोग कीजिएगा इसको। हाँ, हम तो एक लाइन में बोल ही दिए, ठीक है।